Hello dear student, welcome to the discussion on DPP 1 of axially loaded members। तो चलिए शुरू करते हैं। For a stepped bar as shown in the figure, if the Young's modulus is 200 gigapascal, then the displacement of the free end will be। MCQ क्वेश्चन है, आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और यह भी बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेप्ड बार दिया हुआ है, यानी कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन नहीं है और एक्सियल लोड भी कांस्टेंट नहीं लग रहा है। एक्सियल लोड भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग लग रहा है। ठीक है, आपको फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया है, मान लीजिए अगर दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू द चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू डी, क्योंकि ए से डी तक का जो भी लेंथ में चेंज होगा उसमें डी तो कहीं मूव नहीं कर सकता, डी तो फिक्स है, तो मूव कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू डी। अब ए से डी तक का चेंज इन लेंथ निकालना है, एक साथ तो निकलेगा नहीं, यू हैव टू कंसिडर ए बी, बी सी, सी डी सेपरेटली। ठीक है, अब आपको पहले ए बी बी सी सी डी का इंटरनल फोर्स निकाल लेना है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में ना गलती हो सकती है। बाकी तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, ये एक चीज आपको ध्यान से देख के करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी में इंटरनल फोर्स निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं ए बी में, है ना। इस सेक्शन के या तो राइट साइड का टोटल फोर्स या तो लेफ्ट साइड का टोटल फोर्स। अब यहां रिएक्शन तो है नहीं अपने पास, तो लेफ्ट से कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, राइट से कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा ए बी का इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा? 30 किलो न्यूटन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा, टेंसाइल फोर्स है। अब हम बीसी में एक सेक्शन ले लेते हैं, तो बीसी का जो इंटरनल फोर्स होगा वो इसके राइट साइड के टोटल फोर्स के बराबर होगा। तो इस सेक्शन के राइट साइड में टोटल फोर्स कितना है? ये 10 भी लग रहा है और ये 30 भी लग रहा है, और दोनों टेंसाइल लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40 किलो न्यूटन। फिर हम सीडी में इंटरनल फोर्स निकालते हैं, तो सीडी में एक सेक्शन ले लेते हैं, राइट साइड का टोटल फोर्स देखिए 30 और 10, ये दोनों टेंसाइल लग रहे हैं, और 60 इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि कंप्रेसिव है। तो 10 प्लस 30 माइनस 60, यानी कि सीडी में इंटरनल फोर्स लग रहा है -20 किलो न्यूटन का। तो ए बी और बी सी जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं, लेकिन सीडी कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ ए, डिफ्लेक्शन ऑफ ए, इसको मैं डेल्टा ए से डिनोट कर देता हूं, एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू डी। क्यों भैया? क्योंकि डी फिक्स है, तो डी के रिस्पेक्ट में जितना भी ए का चेंज इन लेंथ होगा वही ए का डिफ्लेक्शन होगा। तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब हमारे पास चेंज इन लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं पी एल बाई ए ई। तो ये हो जाएगा पी एल बाई ए ई ऑफ ए बी, पी एल बाई ए ई ऑफ बी सी एंड पी एल बाई ए ई ऑफ सी डी। अब इसमें ना जो जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या है बेटा? कॉमन सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस है, बाकी सब कुछ चेंज है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है ना। तो यंग्स मॉड्यूलस 200 गीगापास्कल वो कॉमन चीज है, तो उसको मैं बाहर निकाल लूंगा, तो ई बाहर आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू 1 बाई ई को बाहर निकाल लेते हैं, ई इज इन गीगापास्कल, उसको हम मेगापास्कल में कन्वर्ट करके रखेंगे। सारी चीजें आपको न्यूटन और एमएम में रखनी है, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा? पी एल बाई ए बचेगा ना, पी एल बाई ए ऑफ ए बी।
तो ए बी का पी कितना है बेटा, अब भी निकाला है हमने, ए बी का पी जो है वो 30 किलो न्यूटन है। ए बी की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है, और ए बी का एरिया 100 mm² है। ओके, तो लेंथ को, सॉरी, फोर्स को न्यूटन में रखो, लेंथ को mm में रखो, एरिया तो mm में ऑलरेडी है। ओके, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ प्लस 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद बारी आती है बीसी की, तो बीसी का फोर्स कितना है, बीसी का फोर्स है 40 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³। बीसी की लेंथ कितनी है, बीसी की लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 200 mm², तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200। अब CD का फोर्स नेगेटिव है, -20 किलो न्यूटन है, लेंथ 1200 mm और एरिया 250 mm², तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³ एंड 250 mm²। ठीक है, तो यहां से आपको डेल्टा ए मिल जाएगा, यानी ए का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या क्या चीजें देखो कॉमन आ रही हैं, ये 10⁻³ 10⁻³ ये कॉमन आ रहा है, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा। ओके, और नीचे का 10⁻³ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 30/100 प्लस 40/200 माइनस 20 इंटू 1.2 बाय 250, तो मुझे कुछ मिल रहा है 2.02 mm। ओके, और मुझे ये चीज ना पॉजिटिव मिल रही है, तो पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव मिलने का मतलब जो है डेल्टा ए अगर पॉजिटिव है मतलब टेंसाइल होगा, मतलब एक्सपांड करेगा ना, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी टेंसाइल है, एडी टेंसाइल है, मतलब ये एक्सपांड करेगा, मतलब ए जो है वो राइट साइड जाएगा। हमने टेंशन को पॉजिटिव लिया है तो ये एक्सपांड करेगा तो राइट साइड जाएगा, तो 2.02 mm टुवर्ड्स राइट। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। The compound axial member shown in figure consists of a 20 mm diameter solid aluminum segment 1, 25 mm diameter solid aluminum segment 2 and 60 mm diameter solid steel segment 3. Young's modulus of aluminum 70 gigapascal, Young's modulus of steel 200 gigapascal. Ratio of magnitude of displacement of A and B. अब देखिए आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस बार आपको ना 2 पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ए का भी और बी का भी, क्योंकि अपने को दोनों का रेशियो चाहिए। ओके, अगर मैं बी का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी से लेके डी, और अगर मैं ए का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए से लेके डी। तो इन दोनों में फर्क बस इसका रहेगा, चेंज इन लेंथ ऑफ बीसी बीडी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ए डी। तो मैं पहले ना डिफ्लेक्शन ऑफ बी निकाल लूंगा, फिर उसमें ना मेरे को बस ये एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा चेंज इन लेंथ, तो मेरे को डिफ्लेक्शन ऑफ ए बी मिल जाएगा। ओके, बट उससे पहले हम इंटरनल फोर्स निकालेंगे ना भैया, तो इंटरनल फोर्स निकाल लेते हैं भैया। तो इंटरनल फोर्स इन ए बी, तो हम ए बी के बीच में एक सेक्शन लेते हैं, उसके राइट साइड टोटल फोर्स कितना है बेटा, एक ही फोर्स है, 8 किलो न्यूटन का फोर्स है। ओके, इसके बाद BC, तो अगर मैं B से लेके C के बीच में एक सेक्शन लेता हूं तो उसके राइट साइड में 2 फोर्सेस आ रहे हैं भैया, 24 और 8 दोनों आ रहे हैं भैया, तो 24 प्लस 8 ये हो जाएगा 32 किलो न्यूटन। और अगर मैं C से D के बीच में एक सेक्शन लेता हूं तो फिर 3 फोर्सेस आ रहे हैं, तीनों टेंसाइल है, तो ये 20 है, ये 24 है और ये 8 है, तो 32 में 20 जोड़ेंगे तो 52 किलो न्यूटन। तो भाई हमारे पास AB BC CD तीनों का इंटरनल फोर्स आ चुका है। अब हमें डिफ्लेक्शन ऑफ B निकाल लेना है,
तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी यानी डेल्टा बी कितना हो जाएगा, डेल्टा बी विल बी चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू डी। क्यों बी टू डी भैया, क्योंकि डी फिक्स है, तो बी से लेके डी तक जो भी लेंथ में चेंज होगा वो बी के डिफ्लेक्शन की वजह से ही होगा, बी के मूवमेंट की वजह से ही होगा, है ना। तो भाई अब यहां बी से डी तक का चेंज इन लेंथ हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बीसी का डायामीटर अलग है, लोड अलग है, और सीडी का डायामीटर अलग है, लोड अलग है। तो भैया क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, डेल्टा एल ऑफ बीसी प्लस डेल्टा एल ऑफ सीडी। तो ये हो जाएगा पी एल बाय ए ई ऑफ बीसी प्लस पी एल बाय ए ई ऑफ सीडी। ठीक है, अब भैया मैं सब अलग अलग वैल्यूज रख देता हूं, कुछ कॉमन नहीं लेते हैं यार इस बार, क्योंकि ना मटेरियल अलग अलग दिया हुआ है, तो इस बार सब अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो देखो बीसी और सीडी दोनों का मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम है, सेगमेंट 1 का भी एल्यूमिनियम है, सेगमेंट 2 का भी एल्यूमिनियम है, उसका यंग्स मॉड्यूलस 70 गीगापास्कल है। ठीक है, अब बीसी का फोर्स कितना है, बीसी का फोर्स है 32 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ बीसी की लेंथ कितनी है, बीसी की लेंथ है 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ mm। ठीक है, और बीसी का एरिया कितना बा, बीसी का एरिया निकालने के लिए आपको डायामीटर दिया हुआ है, बीसी का एरिया निकालने के लिए डायामीटर दिया है कितना, सेगमेंट 2 का 25 mm, 25 mm, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस है 70 गीगापास्कल। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सीडी का इंटरनल फोर्स कितना मिल रहा है, सीडी का इंटरनल फोर्स 52 किलो न्यूटन। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा लोड है भैया, बहुत लोड ले रहा है ये। लेंथ सीडी की कितनी है, 2 मीटर है, तो 2 इंटू 10⁻³ mm। एरिया, अब इसका डायामीटर कितना बा, तो सीडी यानी कि सेगमेंट 1 का डायामीटर है 20 mm, 20, 25 और 16। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा π/4 20 स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस इसका भी 70 गीगापास्कल, ये भी एल्यूमिनियम ही है ना भाई। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी यहां से कितना मिल रहा है, देखो एक 10⁻³ तो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो 32 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, 52 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 7.057 mm। ओके, व्हाट डिड आई गेट, आई गॉट डिफ्लेक्शन ऑफ बी। अब हमें डिफ्लेक्शन ऑफ ए भी निकाल लेना है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू डी, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू बी प्लस चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू डी, ऐसा लिख सकते हैं भैया। अब चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे PL/AE ऑफ ए बी प्लस चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू डी हमारे पास ऑलरेडी है, बी से डी तक का चेंज इन लेंथ 7.057 है। ठीक है, अब यहां हम वैल्यूज रख देते हैं, तो ए से बी तक का जो मटेरियल है वो स्टील है, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कितना है 200 गीगापास्कल। ओके, ए बी का लोड है 8 किलो न्यूटन, तो 8 इंटू 10⁻³ ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है 3 मीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ एरिया, उसका डायमीटर 16 mm दिया था, और यंग्स मॉड्यूलस 200 इंटू 10⁻³ प्लस 7.057। ओके, तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू
तो ये कितना आ रहा है 8 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई टू 60 स्क्वायर तो 200 इंटू 10⁻³ प्लस 7.057 ये आ रहा है 7.65। तो अब हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको पूछा है डेल्टा ए बाय डेल्टा बी, है ना। तो 7.65 डिवाइडेड बाय 7.057, तो 7.65 डिवाइडेड बाय 7.057 ये आ रहा है 1.08 के बराबर। यस, 1.08 के बराबर। तो द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बी, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज 1.08। Young's modulus of the axially loaded bar shown in figure is 100 gigapascal. Magnitude of load at Q so that displacement of A is 0 should be. Stepped bar है, आपको यहां A पॉइंट पे एक ऐसा लोड दिया हुआ है और इस पॉइंट पे आपको एक ऐसा लोड दिया हुआ है। चलो मैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूं। अगर ये A पॉइंट है तो इसको हम B बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम C बोल देते हैं। तो B पॉइंट पे एक Q लोड लग रहा है। अब आपको बोल रहा है ए का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्यू की वैल्यू क्या हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बना लेंगे। तो डिफ्लेक्शन एट ए मस्ट बी 0, यानी कि चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू सी मस्ट बी 0, है ना भाई। ए का डिफ्लेक्शन यानी ए से लेके सी तक का चेंज इन लेंथ, क्योंकि सी फिक्स है। अब इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी मस्ट बी 0, यानी कि पी एल बाय ए ई ऑफ ए बी प्लस पी एल बाय ए ई ऑफ बी सी मस्ट बी 0। ठीक है, अब यहां कॉमन क्या चीज है, यंग्स मॉड्यूलस कॉमन है ना, यंग्स मॉड्यूलस कॉमन है। ठीक है, और कितना है 100 गीगापास्कल। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो राइट साइड जाके 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर ऐसा 1/e भी लिख दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां आपको क्या रख देना है, आपको PL/A रख देना है। तो AB में कितना फोर्स आएगा, अगर मैं AB में एक सेक्शन लूं तो इसके इस साइड टोटल फोर्स कितना है, 20 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर राइट साइड वैल्यू 0 है तो यहां आप किलो न्यूटन में रखो फोर्स को या न्यूटन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान देना कि दोनों साइड ना सेम यूनिट होना चाहिए, इधर और इधर सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां मैं अगर किलो न्यूटन में रख रहा हूं फोर्स को तो यहां भी किलो न्यूटन में रखूंगा। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी है 0.4 मीटर। अगेन वही चीज, यहां मीटर में रख दो, यहां पे भी मीटर में रख दो। अगर राइट साइड वैल्यू 0 नहीं होती, अगर राइट साइड 1 mm 2 mm ऐसा कुछ होता ना, तब तो आपको यूनिट को सही रखना पड़ता। लेकिन राइट साइड वैल्यू 0 है तो यहां मैं कुछ भी यूनिट रख सकता हूं, बस दोनों टर्म में सेम यूनिट आना चाहिए। ओके, एरिया कितना हो जाएगा, तो ए बी का एरिया आपको 500 mm स्क्वायर दिया हुआ है। यंग्स मॉड्यूलस तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। अब बीसी का फोर्स, तो यहां बीसी में टोटल फोर्स कितना आएगा, अगर मैं बीसी में एक सेक्शन ले लूं तो इसके इस साइड टोटल फोर्स होगा 20 किलो न्यूटन माइनस क्यू, है ना। अब मैं क्यू को भी किलो न्यूटन में ही मान ले रहा हूं, तो 20 माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय बीसी की लेंथ कितनी, तो बीसी की लेंथ है 0.5 और एरिया है 1000 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 0.4/5 प्लस 20 माइनस क्यू इंटू 0.5,
इक्वल टू 0, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस ये 2.5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि 50 माइनस 2.5 क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 58 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ रहा है कुछ 23.2 किलो न्यूटन। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। ओके, यहां एरिया 1000 था ना, ओके सॉरी 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 सॉरी, तो ये डिवाइडेड बाय 10 होगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी 20 इंटू 0.4 यानी कि 8 प्लस 20 इंटू 0.25 यानी कि 5 माइनस 0.25 क्यू इक्वल टू 0। तो यहां आंसर कितना आ रहा है, यस, Q इज इक्वल टू 52 किलो न्यूटन आएगा करीब करीब। 13/0.25 ना, 52 किलो न्यूटन, मैंने Q को किलो न्यूटन में रखा था, ठीक है। तो Q इज 52 किलो न्यूटन, सही आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देंगे, ओके चलो। The steel flat of length 0.5 meter as shown in figure has uniform thickness of 20 mm. Under an axial load of 100 kilonewton, its extension is found to be 0.21 mm. Young's modulus of the material is. तो आपको यहां एक टेपर्ड बार दिया हुआ है, ओके, जिसकी थिकनेस 20 mm यूनिफॉर्म है, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है, और आपको इसका चेंज इन लेंथ दिया हुआ है 0.21 mm। आपको यंग्स मॉड्यूलस निकालना है। तो ये तो सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा एल इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला याद रखने का तरीका, पी एल बाई ए ई कर देना, ओके। लेकिन एरिया में जहां हाइट इंटू थिकनेस आना चाहिए, तो हाइट की जगह आपको क्या कर देना है, B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ B2 बाय B1 इंटू टी इंटू ई, ओके। तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ B2 बाय B1 को आप ऊपर लेकर जा सकते हो। तो अब यहां वैल्यूज रखने का टाइम आ चुका है। तो चेंज इन लेंथ कितनी है हमारी, चेंज इन लेंथ इज 0.5 नहीं सॉरी 0.21 mm। फोर्स कितना है, तो फोर्स इसमें 100 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ लेंथ 500 mm, 0.5 मीटर यानी 500 mm। नेचुरल लॉग ऑफ B2 बाय B1 को मैं ऊपर लेकर चला जाता हूं, तो नेचुरल लॉग ऑफ B2 यानी 80 mm, B1 यानी 40 mm डिवाइडेड बाय B2 माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस इज 20 एंड यंग्स मॉड्यूलस अपने को निकालना है ना। तो अब ये E यहां आ जाएगा, 0.21 यहां चला जाएगा, तो यहां से आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। आपको ना इस चीज का ध्यान भी देना है कि आप जो भी वैल्यू निकालो ना, वो पचाने लायक हो, मतलब ऐसा ना हो कि यंग्स मॉड्यूलस जो है वो 5000 गीगा पास्कल कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 206293 मेगा पास्कल। तो मैं गीगा पास्कल में इसको 206.29 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। 206 के आसपास आ रहा है, स्टील का कुछ ऐसा ही रहता है ना। तो ये पचाने लायक वैल्यू आ रही है, मतलब सही है, ओके। तो 206.29 गीगा
पास्कल. A bar tapers uniformly from diameter 3d at A to diameter D at C and thereafter has constant diameter D. If the Young's modulus is E, total change in length of the bar will be. तो आपको यहां ना जो बार दिया हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन यहां से यहां तक टेपर्ड सर्कुलर है और उसके बाद जो है वो प्रिज्मेटिक सर्कुलर है. ओके, आपको बोल रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन लेंथ. तो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार डेल्टा एल फ्रॉम ए टू डी. तो ए से लेके डी तक का टोटल चेंज इन लेंथ मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का चेंज इन लेंथ ना. डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी. ओके, अब ए से लेके डी तक का जब चेंज इन लेंथ निकालेंगे उसमें जो 3 सेगमेंट हमें मिल रहे हैं उसमें ए बी और बी सी जो है वो टेपर्ड है, सी डी जो है वो प्रिज्मेटिक है. अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये जो डायामीटर है ये 3D है, लेकिन ये डायामीटर हमें पता नहीं है, वी डोंट नो दिस वन. तो ये डायामीटर हम निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे? अरे भाई थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना आपको मिल जाएगा. देखो ये 3D है और ये D है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है ना L/2 L/2, तो ये 3D है, ये D है और ये सेंटर है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली ये 2D होगा ना. अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये 3D है, ये D है और ये सेंटर है, तो D और 3D का सेंटर क्या होगा, 2D होगा ना. और दूसरी बात ये लीनियर है इसीलिए ऐसा हो रहा है, अगर ये पैराबोलिक होता या कुछ और शेप होता ना तो फिर हम ये वाला लॉजिक नहीं लगा पाते. लीनियर है इसीलिए बोल सकते हो कि D और 3D का सेंटर ये 2D होगा. ओके, तो अब हमारे पास डायामीटर है, लेंथ है, फोर्स भी हम रख सकते हैं. यंग्स मॉड्यूलस तो सबका सेम ही है, वैल्यूज रखते हैं और निकालते हैं. ओके, ए बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PL/π/4 D1 D2 इंटू ई. ओके, तो इसका इंटरनल फोर्स कितना होगा, इसका इंटरनल फोर्स कितना होगा. देखिए अगर मैं यहां एक सेक्शन लेता हूं तो राइट साइड टोटल फोर्स कितना है इसके, P - 2P यानी कि -P ना. A से लेके B तक अगर बीच में एक सेक्शन लूं तो राइट साइड टोटल फोर्स कितना होगा, देखो ये -2P क्योंकि कंप्रेसिव है प्लस P, तो -2P प्लस P कितना आ जाएगा, -P ना. तो ए बी का फोर्स हो गया -P, लेंथ हो गई उसकी L/2, फिर ये हो जाएगा π/4 इंटू D1 इंटू D2 इंटू E, है ना. उसके बाद BC, तो BC में अगर मैंने एक सेक्शन लिया तो राइट साइड से टोटल फोर्स P है, लेंथ इसकी भी L/2 है, तो ये हो जाएगा P इंटू L/2 डिवाइडेड बाय एरिया इसका कितना है, तो सॉरी एरिया बोल रहा हूं, π/4 D1 इंटू D2 इंटू ई. सर्कुलर है ना, टेपर्ड सर्कुलर है ना, तो D1 इंटू D2 इंटू ई. फिर C से लेके D तक इंटरनल फोर्स कितना होगा, राइट साइड से अगर मैं देखूंगा तो P होगा, लेंथ है इसकी L, एरिया हो जाएगा π/4 D², ये तो प्रिज्मेटिक है, यंग्स मॉड्यूलस E. अब यहां थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, ओके, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 कैंसल हो जाना है. ओके, ये हो जाएगा -PL/3πD²E. ठीक है, 4 ऊपर 2 नीचे, तो 2 दूनी 4, 4 कैंसल. इसके बाद यहां पे भी 4 ऊपर 2 नीचे, 4 4 कैंसल, तो ये हो जाएगा PL/πD²E और ये हो जाएगा 4PL/πD²E. तो PL/πD²E ये तो कॉमन है ना, तो ये हो गया 4 + 1 5 - 1/3, 14/3, तो ये आ रहा है 14 PL/3πD²E.
14 PL बाय 3πd²E 14 PL बाय 3πd²E, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर। यस। टू प्रिज्मेटिक बार्स आर रिजिडली फास्टेंड टुगेदर। फास्टेंड मतलब फास्टन योर सीट बेल्ट बोलते हैं ना, बंधे हुए, एंड सपोर्ट अ वर्टिकल लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन। Upper bar is steel having length 10 meter, area 60 centimeter square. Lower bar is brass having length 6 meter, area 50 centimeter square. स्टील के लिए गामा दिया है 77 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और ई दिया है 200 गीगापास्कल। ब्रास के लिए गामा दिया है 84 और ई दिया 100 गीगापास्कल। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो ई का तो कोई काम नहीं है, तो ये ई जो है वो सुपरफ्लुअस डेटा है, फालतू का डेटा है। अब अपने को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां मिलेगा, सबसे पहले तो ये देखो। तो आपको स्टील का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है ना, और स्टील वाला बार जो है ये है। अब इसमें भी अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग स्ट्रेस आएगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वहां आएगा जहां सबसे ज्यादा लोड लग रहा होगा, और सबसे ज्यादा लोड कहां लगेगा, टॉप पे लगेगा। हमने ऑलरेडी देखा है सेल्फ वेट की वजह से सबसे ज्यादा लोड कहां आएगा, टॉप पे आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे ये पूरा भार लटक रहा है और यहां तो एक एक्स्ट्रा लोड भी है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, और इस पॉइंट पे अगर मैं टोटल लोड निकालूंगा देन दैट विल बी इक्वल टू इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस ये लोड। एरिया तो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका और इसका वेट निकालने क्या, चलिए निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ AB, AB का वेट कितना हो जाएगा, तो आपको यहां फोर्स पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा ना। तो भैया अपने को ये मिल जाएगा गामा AL ऑफ AB, ठीक है। तो गामा ऑफ AB कितना है, 77 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलो इसको किलो न्यूटन में ही रख देते हैं। एरिया और लेंथ को फिर अपने को ना मीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब है ना, तो एरिया और लेंथ को मीटर मीटर में रखना पड़ेगा। ओके, एरिया को मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मीटर में। तो इसकी लेंथ तो 10 मीटर है और एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻4 ना। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मींस 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यानी 10⁻⁻4। लेंथ है 10 मीटर। तो वेट ऑफ AB अपने को मिल चुका है, कितना आ रहा है, 4.62 किलो न्यूटन। ओके, देन वेट ऑफ BC, तो ये हो जाएगा गामा AL ऑफ BC। तो गामा ऑफ BC है, ब्रास है ना नीचे, 84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻4, और इसका लेंथ इसकी है 6 मीटर। तो यहां से वेट ऑफ BC भी आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6, 50 इंटू 10⁻⁻4 होगा यार, 2.52 किलो न्यूटन। चलो, तो अब आ जाएगा अपना मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। सो सिग्मा मैक्सिमम इन स्टील विल बी एट A, है ना, A पे होगा सिग्मा मैक्सिमम। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा एट सेक्शन AA, इस सेक्शन पे आएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, यहां पर ओके। तो सिग्मा मैक्सिमम विल बी एट सिग्मा AA, और ये कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ना। तो W ऑफ AB प्लस W ऑफ BC प्लस 45, और ये सब कुछ किलो न्यूटन में है, तो इसीलिए 10⁻³ कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AB।
तो ये हो जाएगा कितना 4.62 प्लस 2.52 प्लस 45, ये सब कुछ किलो न्यूटन में है, डिवाइडेड बाय एरिया। तो भैया इसका एरिया कितना है 60 इंटू 10⁻⁻⁴, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm ना, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 का स्क्वायर mm स्क्वायर। मैंने इसको mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का mm स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कर दिया यार। ठीक है, तो ये आ रहा है कुछ 19.67 मेगा पास्कल। ये सही है क्या? एक बार फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, सेवेंटी सेवन इंटू 60 4.62 और 84 इंटू 15 2.52, 45 किलो न्यूटन ही है ना। यस, तो 4.62 प्लस 2.52 प्लस 45, 8.69 आ रहा है यार ये, 8.69 मेगा पास्कल। अच्छा हुआ मैंने दोबारा चेक कर लिया। ठीक है, तो 8.69 मेगा पास्कल, दिस विल बी 8.69, लगभग मतलब 8.7 के आसपास, 8.69 मेगा पास्कल। An aluminum rod of 200 mm square cross sectional area and Young's modulus of 200 gigapascal is subjected to uniformly distributed axial load। तो यहां पे ना जो एक्सियल लोड दिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? एमएसक्यू क्वेश्चन है। मैक्सिमम एक्सियल फोर्स इज 30 किलो न्यूटन, नॉर्मल स्ट्रेस एट 300 mm अवे फ्रॉम द सेक्शन फ्री एंड इज 45 मेगापास्कल, डिफ्लेक्शन ऑफ ए इज 0.304 एंड डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट इज 0.152। अब सबसे पहले तो ना आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सियल लोड का मतलब समझना है। मान लीजिए ये एक रॉड है, अगर मैं इस रॉड के एंड्स को एकदम एंड पे पकड़ के खींच रहा हूं ना, तो मैं जो लोड लगा रहा हूं वो बहुत ही छोटे से एरिया को पकड़ के लगा रहा हूं। तो मैं ऑलमोस्ट मान सकता हूं कि ये जो लोड है ये पॉइंट लोड है। ठीक है, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा बना दूंगा, पॉइंट लोड बना दूंगा। बट मान लो मैंने इस रॉड को ऐसा पकड़ रखा है, ये यहां पे फिक्स है, और मैंने इस रॉड को ऐसा पकड़ रखा है, और अब मैं पकड़ के खींच रहा हूं। तो ये देखो मेरा जो पंजा है वो एक बहुत बड़े एरिया को पकड़ के खींच रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं जो भी लोड लगा रहा हूं वो एक पॉइंट पे लग रहा है? नहीं। अगर मैं एक पॉइंट को पकड़ के खींच रहा हूं तो पॉइंट फोर्स बोल सकता हूं, बट मेरा पंजा पूरे पेन को पकड़ के खींच रहा है, तो इस पेन में जो भी मैं लोड लगा रहा हूं ना, एक्सियल लोड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। हम जब एक्सियल लोड यूजुअली यूज करते हैं तो उसको पॉइंट लोड मान लेते हैं। अब यहां वो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक्सियल लोड डायग्राम बना लीजिए। ओके, एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो अगर मैं इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाऊंगा देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, मान लीजिए ये अपना बेस लाइन है। ओके, तो इस पॉइंट पे एक्सियल फोर्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और हम जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे ना, एक्सियल फोर्स लिनियरली चेंज होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो अगर मैं कोई भी एक्स पॉइंट का, मान लीजिए मैं यहां एक सेक्शन लेता हूं,
ओके, मान लीजिए मैं यहां एक सेक्शन लेता हूं, ओके, जो कि यहां से x मीटर के डिस्टेंस पे, x mm के डिस्टेंस पे, लेट्स से दिस इज x mm, ओके। सो एक्सियल फोर्स, axial force at a distance x mm from free end A, तो इस एक्सियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं px बोल देता हूं। इस एक्सियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 30 मल्टीप्लाइड बाय x। यहां से यहां तक का मेरे को, इसके लेफ्ट साइड का मेरे को टोटल फोर्स देखना पड़ेगा ना। किसी भी सेक्शन में इंटरनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, उसके लेफ्ट या राइट साइड का टोटल फोर्स। तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय एक्स मीटर। इसको मैं मीटर में रख देता हूं, ठीक है ना, एक्स मीटर, ओके। तो ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय एक्स मीटर, तो ये हो जाएगा 30x किलो न्यूटन। तो देख रहे हो इंटरनल फोर्स x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है ना। अगर ये x स्क्वायर होता तो पैराबोलिक होता, ये x है, लीनियर है। तो बेटा इस पॉइंट पे एक्सियल फोर्स 0 है और ये x के साथ धीरे धीरे लीनियरली चेंज करेगा और यहां आके इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी x डिस्टेंस का अगर मैं इंटरनल फोर्स निकालूंगा ना, जैसे यहां पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पता है, व्हाट विल बी दिस वैल्यू पता है, दिस विल बी इक्वल टू 30x। तो देखो x की वैल्यू 0 रखने पे ये 0 आएगा और x की वैल्यू 0.9 जब रखोगे ना, आपको x मीटर में रखना है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 0.9 रखोगे तो यहां आपको मैक्सिमम एक्सियल फोर्स देखने को मिलेगा, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है कि किसी भी सेक्शन का एक्सियल फोर्स कितना होगा, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, अब आपको क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एक्सियल फोर्स इज 30 किलो न्यूटन। तो क्या मैक्सिमम एक्सियल फोर्स 30 किलो न्यूटन होगा, दिस विल बी मैक्सिमम एक्सियल फोर्स ना। तो यहां मैक्सिमम एक्सियल फोर्स ये 30 किलो न्यूटन होगा क्या, ये कितना होगा, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू 0.9 यानी कि 2.7। तो x इक्वल्स टू 0.9 मीटर पे यू विल गेट p मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 0.9 यानी कि 27 किलो न्यूटन, ओके। तो ये p मैक्सिमम आएगा 27 किलो न्यूटन, ठीक है। P मैक्सिमम इज इक्वल टू 27 किलो न्यूटन, ओके। अब ये वाला स्टेटमेंट तो अपना गलत हो चुका है, मैक्सिमम एक्सियल फोर्स 30 किलो न्यूटन नहीं है, 27 किलो न्यूटन है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस एट 300 mm फ्रॉम फ्री एंड इज 45 मेगा पास्कल, ओके। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है एट 300 mm, मतलब कि x इक्वल टू 0.3 मीटर पे, ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए एट x इक्वल्स टू 0.3 मीटर, एट x इक्वल्स टू 0.3 मीटर
सिग्मा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना होगा, 200 mm स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ रहा है, अच्छा इसको किलो न्यूटन में निकाले ना, तो इसको न्यूटन में पुट कर देते हैं, 45 मेगा पास्कल। ठीक है, मैंने देखो यहां 10⁻³ क्यों किया, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भैया। तो 30 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये मेरे को किलो न्यूटन में मिला, इंटू 10⁻³ कर दिया, तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, एरिया से डिवाइड कर दिया। ओके, यहां मैं x को मीटर में ले रहा हूं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये पर मीटर में दिया है ना, इसीलिए मैं x को मीटर में ले रहा हूं, ताकि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो लोड सीधा मेरे को किलो न्यूटन में मिलेगा। ओके, चलिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। नॉर्मल स्ट्रेस जो है 300 mm ए से 300 mm पे 45 मेगा पास्कल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब डिफ्लेक्शन एट ए 0.304 mm, तो ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन हमें कैसे मिलेगा, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी। ओके, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, डेल्टा ए विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू बी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए से बी के बीच में अगर मैं कोई भी सेक्शन लेता हूं तो इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू 30x, है ना। ए से बी के बीच में अगर मैं कोई भी सेक्शन लेता हूं तो इंटरनल फोर्स जो रहेगा वो 30x के बराबर रहेगा, यानी इंटरनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में मेरे को चेंज इन लेंथ निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स डिवाइडेड बाय ए ई, और यहां x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 0.9 मीटर तक वेरी करेगा, है ना। क्यों भैया, क्योंकि एट ए एक्स विल बी इक्वल टू 0, मैंने यहां जो सेक्शन लिया है ना, एट ए एक्स विल बी 0 एंड एट बी एक्स विल बी 0.9 मीटर। तो ए से लेके बी तक का अगर मेरे को पूरा चेंज इन लेंथ निकालना है तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए, 0 से 0.9 मीटर। ओके, अगेन देखो, आप अगर mm में कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां आप 0 से 900 रखो और p को आप फिर किलो न्यूटन पर मीटर से न्यूटन पर mm में चेंज करो। ओके, वो जो 30 किलो न्यूटन पर मीटर दिया उसको फिर पर mm में चेंज करो। तो मैं यहां मीटर में ही रख दे रहा हूं ताकि ना मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, तो दिस विल बी 0 to 0.9 30x। अब ये 30x कितने क्या हो गया, किलो न्यूटन हो गया ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। एरिया को फिर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ओके, तो एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 200 mm स्क्वायर है और यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल है। तो 200 mm स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और गीगा पास्कल को फिर मुझे पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, तो 200 इंटू 10⁹, तो यहां मुझे डेल्टा ए मीटर में मिल जाएगा। तो यार देखो, यूनिट में गड़बड़ मत करना, अगर आप mm में रख रहे हो तो फिर सबको mm में कन्वर्ट करो, फिर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। गलती यही होती है कि हम लोग है ना, जब मीटर में कैलकुलेशन करते हैं तो भी कुछ चीजें छोड़ देते हैं, mm में कैलकुलेशन करते हैं तब भी कुछ चीजें छोड़ देते हैं। तो कन्वर्ट करना है तो सबको कन्वर्ट करो। तो यहां मुझे मीटर में मिल रहा है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.303 कुछ आ रहा है, तो उसको मैं 0.3 लिख दे रहा हूं, तो 0.3 mm। तो मेरा डिफ्लेक्शन जो है
ए का 0.30, अच्छा 304, चलो मैं भी रख ही देता हूं, 0.30375 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 0.304 लिख देते हैं उसको। तो ये हो गया 0.304 mm। तो ये सी भी करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है हमें? नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट यानी कि समवेयर हियर, इसको मैं सी बोल देता हूं। ओके, चलो इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। इसका अलग से डायग्राम बना देते हैं, अपने पास जुगाड़ है, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो ये मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वरना आप ना गड़बड़ कर दोगे। ओके, तो इसको ध्यान से देखना, मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट बी है, मिड पॉइंट को मैं सी ले लेता हूं। ओके, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x इक्वल्स टू 0.45 मीटर पे है। ओके, अब मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालते टाइम हो सकता है आप में से कुछ लोग गड़बड़ करें, तो बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है। अगर मुझे चेंज इन लेंथ, मिड पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी अगर मुझे डेल्टा सी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? क्या मैं ए से लेके सी तक का चेंज इन लेंथ निकालूंगा? नहीं। अगर मैं ए से लेके सी तक का चेंज इन लेंथ निकालूंगा, तो उसमें ए का चेंज इन लेंथ भी होगा और सी का चेंज इन, ए का डिफ्लेक्शन भी होगा और सी का डिफ्लेक्शन भी होगा। ए भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, सी भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मुझे निकालना पड़ेगा चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मान लेते हैं यहां एक सेक्शन है। ओके, अब इस सेक्शन में मुझे इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो इसके लेफ्ट साइड का टोटल फोर्स देखोगे, या तो इसके राइट साइड का टोटल फोर्स देखोगे, है ना। लेफ्ट साइड का जब मैं टोटल फोर्स देखूंगा ना, तो एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ए से लेके सी तक जो भी एक्सियल लोड आ रहा है, वो इस पार्ट के लिए बीसी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है। वो इस पॉइंट इस बीसी को ना एक साथ पकड़ के खींच रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं बी से सी तक के बार की बात करूं, तो जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से यहां तक का लोड। लेकिन यहां से यहां तक का लोड वो बीसी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एसी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बीसी के लिए वो इकट्ठा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं, इसको मैं आपको ना थोड़ा आसानी से समझाने के लिए ऐसा कर देता हूं। मुझे क्या निकालना है? मुझे बी से सी तक का चेंज इन लेंथ निकालना है ना। तो इसका मतलब मेरे को एसी को कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो एसी को भाड़ में जाने दो, ठीक है। एसी को छोड़ो, भाड़ में जाने दो, एसी को हटा दो। लेकिन जब एसी को हटाओगे, तो ए से सी तक के लोड को कंसीडर करना पड़ेगा ना भाई। इस सेक्शन पे यहां से यहां तक का लोड भी लग रहा है और यहां से यहां तक का लोड भी तो लग ही रहा है ना। ए से सी तक का लोड भी तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड ही आ रहा है। इस सेक्शन पे अगर मैं इंटरनल फोर्स निकालूंगा, मेरे को ये पूरा फोर्स लेना पड़ेगा ना। तो मैंने ए से लेके सी तक का बार हटा दिया, लेकिन ए से लेके सी तक का लोड जो है वो तो इस सेक्शन पे आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ए से लेके सी तक का टोटल लोड एक सिंगल फोर्स बना के यहां लगा दूंगा।
What will be this? This will be internal force from A to C. इसको मैं नाम दे देता हूं PAC. तो PAC किसके बराबर होगा? A से लेके C तक के इंटरनल फोर्स के बराबर होगा. वो इंटरनल फोर्स कितना है? तो वो हो जाएगा 30 इंटू 0.5 मीटर, यानी कि 13.5 किलो न्यूटन. ठीक है, तो ये 13.5 किलो न्यूटन का एक सिंगल फोर्स मैंने बना के सी पॉइंट पे लगा दिया. ये जो फोर्स है ये बीसी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये पूरा इकट्ठा पकड़ के सी को खींच रहा है. ठीक है, लेकिन बी से लेके सी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग ही रहा है. समझ रहे हो? ये भी लग ही रहा है. तो अब जब मैं एक ऐसा सेक्शन लूंगा जो कि सी से एक्स डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो अब मैं जब यहां का इंटरनल फोर्स निकालूंगा तो कितना आएगा? 13.5 किलो न्यूटन प्लस 30x, है ना? तो इंटरनल फोर्स एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम C. अब px कितना हो जाएगा? 13.5 किलो न्यूटन प्लस 30x किलो न्यूटन. 13.5 किलो न्यूटन भी आएगा प्लस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी आएगा 30x किलो न्यूटन. ओके, सो ये हो गया इंटरनल फोर्स. ओके, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा सी विच विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम सी टू बी. ओके, और ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इंटीग्रेशन px dx डिवाइडेड बाय AE फ्रॉम 0 टू 0.45 मीटर, है ना? क्योंकि भाई अब मुझे बस B से C तक का बार कंसिडर करना है, तो 0 से 0.9 मीटर नहीं 0.45 मीटर हो जाएगा. तो ये डेल्टा C कितना हो जाएगा? 0 टू 0.45 13.5 प्लस 30x इंटू 10 टू द पावर 3 dx डिवाइडेड बाय ये एरिया कितना हो गया? 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, यंग्स मॉड्यूलस 100 इंटू 10 टू पावर 9. अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो डेल्टा सी आएगा. ओके, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना. अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर देखना और खुद से बनाने की कोशिश भी करना. ओके, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने में आपको हो सकता है दिक्कत आए. तो ये आ रहा है 0.45 मीटर. डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. 0.455 आ रहा है. यानी कि 0.455 mm. और अपने को आंसर क्या दिया हुआ है? 0.152. एक सेकेंड, ए का डिफ्लेक्शन 0.3 है तो सी का डिफ्लेक्शन उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ की है हमने.
क्या गड़बड़ कर दी है हमने। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस मैंने ना 100 गीगा पास्कल ले लिया है, 200 गीगा पास्कल है, तो सॉरी, मेरी ही गड़बड़ थी। ये आ रहा है 0.227, 0.227, तो सॉरी, 0.227, 0.227 mm, और आपको यहां पे दिया हुआ है 0.152 mm, तो ये गलत है। 0.227 mm विल बी द डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट। ओके, so this is how you can solve this problem. A conical bar of weight density 90 kilonewton per meter cube, यानी weight per unit volume दिया है, kept over a surface as shown in figure. If the modulus of elasticity is 100 gigapascal, which one or more of the following options are correct? तो MSQ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है नॉर्मल स्ट्रेस एट मिड सेक्शन इज 15 किलो पास्कल। ओके, तो मिड सेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेते हैं भैया। मिड सेक्शन यानी कि यहां कहीं पे आएगा, ठीक है, यहां से 0.5 मीटर पे। तो भाई मिड सेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? इसको ना मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं, इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूं। तो नॉर्मल स्ट्रेस एट पॉइंट बी निकालना है ना, तो हम इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करके निकालेंगे। अब यहां का एरिया तो मैं आराम से निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे यहां का एरिया पता है, तो और ये लीनियरली वैरी कर रहा है, तो यहां जितना भी होगा यहां उसका हाफ ही होगा, है ना यार। ये सेंटर है और ये लीनियरली वैरी कर रहा है, तो यहां जितना भी एरिया आएगा यहां पे उसका हाफ ही होगा। तो आपको एरिया तो पता है, आपको उसका इंटरनल फोर्स निकाल लेना है। वैसे अपने को एरिया की यहां जरूरत है नहीं, क्योंकि सेल्फ वेट की वजह से अगर आप स्ट्रेस निकालोगे ना तो ऊपर और नीचे एरिया कैंसिल ही हो जाता है। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप सवाल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? इसके ऊपर का टोटल वेट लेना पड़ेगा ना। यहां का इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा? यहां का इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू इसके ऊपर का टोटल वेट, और इसके ऊपर का टोटल वेट कितना हो जाएगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, है ना। और इसका वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3 होता है क्या? तो गामा ए एच बाय 3 डिवाइडेड बाय ए, तो ये हो जाएगा गामा एच बाय 3, है ना। तो ये कुछ ऐसा आएगा। सिग्मा एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू वेट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय एरिया एट बी। ओके, अब ए से लेके बी तक का वेट विल बी इक्वल टू गामा इंटू ए एट पॉइंट बी इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3 अपॉन एरिया एट बी। तो ये हो जाएगा गामा इंटू एच बाई 3। ओके, और ये एच कितना हो जाएगा? ये एच होगा 0.5। तो गामा की वैल्यू दी है 90 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 90 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसको मैं न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिख देता हूं। और एच हो गया आपका कितना? 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय 3। तो सिग्मा एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा? 15,000 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, बट अपने को पर mm स्क्वायर में चाहिए ना, तो इसको क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁻6, 10⁻6 mm स्क्वायर ना, तो 10⁻⁻6 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। ओके, किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है ना, तो ये अभी पास्कल में आया है, तो ये 15 किलो पास्कल हो जाएगा। 15,000 पास्कल है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, तो 15 किलो पास्कल। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉर्मल स्ट्रेस एट मिड सेक्शन इज 15 किलो पास्कल। आप चाहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, गामा इंटू ए एक्स बाई 3, इसको मैं एक्स लिख देता हूं यार, वरना ना कई लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कि एच तो टोटल हाइट हो जाएगी। है ना, तो गामा एक्स बाई 3 इसका फॉर्मूला होता है, जहां एक्स यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस है। ओके, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज 30 किलो पास्कल, तो आपको पता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सी पॉइंट पे आएगा। सिग्मा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा एट सी। तो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका गामा एक्स बाय 3, जहां इस बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार x की वैल्यू हो जाएगी पूरा 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो 30 किलो पास्कल, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। फिर सी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0.15 माइक्रोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है ना, गामा एल बाई 3, तो लगा दो उसको। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू सी, दिस विल बी इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाई 3E, सॉरी, गामा एल स्क्वायर बाई 3E या गामा एल स्क्वायर बाई 6E, सॉरी, गामा एल स्क्वायर बाय 6E। तो यहां वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो गामा की वैल्यू है 90 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसको मैं न्यूटन पर मीटर क्यूब में रख दूंगा, लेंथ को मैं मीटर में रखूंगा, और यंग्स मॉड्यूलस को मैं पास्कल में रखूंगा। मैं सब कुछ ऐसा ही यूनिट में रख रहा हूं ताकि मेरे को आंसर ना मीटर में मिले। 100 गीगा पास्कल, तो 100 इंटू 10⁻⁹। देखिए मैंने इसको न्यूटन पर मीटर क्यूब में रखा है, इसको मीटर में रखा है, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा है, पास्कल में। तो यहां से चेंज इन लेंथ मेरे को मिलेगा एसआई यूनिट में, यानी कि मीटर में। तो ये मुझे मिल रहा है 1.5 इंटू, सॉरी 15 इंटू, यानी 0.15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 0.15 माइक्रोमीटर।
10⁻⁻6 मतलब माइक्रो ना, तो 0.15 माइक्रोमीटर, यस, तो सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट 0.112 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दो यहां पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट में भी आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट यानी चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी, है ना। अगर मुझे बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं बी से लेके सी तक का चेंज इन लेंथ निकालूंगा। बट प्रॉब्लम यह है कि बी से लेके सी तक आपको कुछ इस तरीके का कोण मिल रहा है, इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई बात नहीं भाई, आपके पास इसका फॉर्मूला है ना पूरे कोण का, और आपके पास इसका भी फॉर्मूला है, ये भी एक पूरा कोण है, ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। तो आपके पास ये वाला कोण नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं है, तो क्या हो गया, आप ये पूरा कोण ले लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। आपके पास ना इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वाला जो शेप है, दिस इज नोन एज ट्रंकेटेड कोण, जो कटा हुआ हो, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो मैं AC के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कोण का, मैं AB के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कोण का। तो चेंज इन लेंथ फ्रॉम B टू C कैन बी रिटन एज चेंज इन लेंथ फ्रॉम A टू C माइनस चेंज इन लेंथ फ्रॉम A टू B। अब ये हो जाएगा गामा L स्क्वायर बाई 6E माइनस, यहां L की जगह बस आपको L/2 रख देना है, ठीक है। तो गामा L स्क्वायर बाई 6E माइनस गामा L स्क्वायर बाय 24E, 1/6 माइनस 1/24 इज 1/8 आई थिंक, यस 1/8। तो ये हो जाएगा गामा L स्क्वायर बाय 8E, ओके। तो बस अब यहां वैल्यू रख दीजिए, तो गामा की जगह आ जाएगा 90 इंटू 10⁻3, लेंथ हो गई आपकी 1, यंग्स मॉड्यूलस 100 इंटू 10⁻9। तो ये मीटर में कितना आ रहा है भैया? ये आ रहा है 0.1125 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी 0.1125 माइक्रोमीटर, ओके। तो आंसर क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है? 0.1125 माइक्रो, अच्छा mm बोल दिया है, देख लो mm बोल दिया है, माइक्रोमीटर नहीं दिया है, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। 0.1125 माइक्रोमीटर होता तो ये आंसर होता, ओके। तो 0.1125 माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ओके। Weight density of the bar shown in figure is 100 kilonewton per meter cube. If the Young's modulus is 100 gigapascal, which one or more of the following options are correct? Displacement of the free end is 0.667 micrometer. Displacement of B is 0.5 micrometer. फ्री एंड का 1 माइक्रोमीटर और बी का 0.833 माइक्रोमीटर। मतलब अपने को ना बेसिकली बी और सी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओके। सबसे पहले तो हम बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, या चलिए सी पॉइंट का पहले बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू बी, ओके। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं ना बीसी को अलग ही कर देता हूं ए बी से। तो अगर मैं बीसी को अलग कर दूं ए बी से, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपको ए बी का इंटरनल फोर्स अगर निकालना है, जैसे मैं यहां एक सेक्शन लेता हूं तो इसके नीचे का टोटल फोर्स लूंगा, तो ए बी का सेल्फ वेट तो आएगा ही, बीसी का वेट भी लग रहा होगा ए बी पे, बीसी जो है उसका वेट भी बी पॉइंट को पकड़ के खींचेगा। तो मुझे यहां बी पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, तो मुझे यहां बी पॉइंट पे ए बी का वेट, सॉरी बीसी का वेट अप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस, ओके। तो अब मैं पहले बीसी का वेट कैलकुलेट कर लेता हूं, तो बीसी का वेट कितना हो जाएगा,
अब बी से सी तक ना कोन है, तो इसका वेट ऐसे निकालते हैं क्या हम लोग, गामा ए एल बाई 3, है ना। अब गामा अपने को दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो उसको किलो न्यूटन में ही रखते हैं। एरिया को मैं मीटर में रख लेता हूं, तो पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। देखिए यहां डायमीटर 100 mm दिया हुआ है इसका, तो पाई बाई 4 0.1 का स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर। तो यहां से मेरे को वेट ऑफ बीसी किलो न्यूटन में मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 100 इंटू पाई इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, यार है 0.26 किलो न्यूटन। तो अब मैं अगर डिफ्लेक्शन ऑफ बी निकालना चाहता हूं, देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू बी, और चेंज इन लेंथ ए से बी तक का एक तो उसके सेल्फ वेट की वजह से आएगा, यानी कि गामा एल बाय 2e की वजह से आएगा, प्लस इस फोर्स की वजह से भी आएगा ना, यानी कि डब्ल्यू एल बाय ए की वजह से भी आएगा। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं। अब यहां पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि यूनिट क्या यूज करेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से एसआई यूनिट यूज करना सही रहेगा, क्योंकि यहां अपने को ना ये चीज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी हुई है ना, तो एसआई यूनिट यूज करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो गामा को मैं न्यूटन पर मीटर क्यूब में रखता हूं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻3। लेंथ ए बी की 1 मीटर है, यंग्स मॉड्यूलस 100 गीगा पास्कल है, तो उसको हम लोग पास्कल में रख देंगे। अब यहां W ऑफ BC कितना है, ये 0.26 किलो न्यूटन है, तो 0.26 इंटू 10⁻3, लेंथ 1 मीटर, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और यंग्स मॉड्यूलस 100 इंटू 10⁹। तो यहां से आपको डेल्टा बी मिल जाएगा। कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 0.83 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या 0.83 माइक्रोमीटर, 0.83 माइक्रोमीटर। 0.83 माइक्रोमीटर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 0.5 माइक्रोमीटर, ये तो गलत है, तो डी सही है। अब फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट यानी सी का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। अब सी का डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सी का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू सी, जिसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू बी प्लस चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी। अब ए से बी तक का चेंज इन लेंथ तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, 0.83 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ए से लेके बी तक का चेंज इन लेंथ 0.83 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो बी से सी तक का चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। अब बी से सी तक एक कोण है, और इसका चेंज इन लेंथ हो जाएगा गामा एल स्क्वायर बाय 6e। तो वैल्यू रख दो भैया। तो गामा हो गया आपका 100 इंटू 10⁻3, लेंथ हो गया 1, यंग्स मॉड्यूलस हो गया 100 इंटू 10⁹। तो यहां से आपको डेल्टा सी मिल जाएगा। ये आ रहा है 0.16, तो 0.83 ये लगभग आ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर। ओके, तो डेल्टा सी यानी डिफ्लेक्शन ऑफ सी 1 माइक्रोमीटर, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आर सी एंड डी। A horizontal bar fixed at one end of length 2 meter and cross sectional area 200 mm square. Young's modulus given है,
और यंग्स मॉड्यूलस x के टर्म्स में दिया है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस यहां कांस्टेंट नहीं है, x के साथ वेरी कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाला लगाएंगे। आपको फ्री एंड का डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, मतलब अगर मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आपको बोला जा रहा है डेल्टा A निकालो, यानी कि चेंज इन लेंथ फ्रॉम A टू B। और चेंज इन लेंथ ऑफ A टू B कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके निकलेगा, इंटीग्रेशन PDX बाई AE। ठीक है, अब यहां एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है उसमें x जो है वो मीटर में दिया हुआ है। तो अगर आप इसको mm में कन्वर्ट कर रहे हो, आप सब कुछ mm में रख रहे हो ना, तो x को भी mm में कन्वर्ट करना, फिर यहां x जो होगा उसकी जगह 1000x लिखना। लेकिन अगर आप इसको ऐसे का ऐसा ले रहे हो तो फिर सब कुछ मीटर में लेना। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं सब कुछ मीटर में ले लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां आपको फोर्स दिया हुआ है कितना, 10 किलो न्यूटन, तो इसको तो न्यूटन में रख देंगे, 10 इंटू 10⁻3। एरिया, अब इसको मीटर स्क्वायर में रखूंगा मैं, तो 200 mm स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, 200 इंटू 10⁻⁻6। यंग्स मॉड्यूलस 200 e⁻⁻x गीगा पास्कल है, तो उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10⁹ तो देखो अगर आप इसको मेगा पास्कल में रख रहे हो तो ये 10⁻3 होगा, और यहां 1000x लिखोगे, इस x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहां लिमिट क्या होगी, 0 से 2 मीटर। अगर आप mm में रख रहे हो तो ये 0 to 2000 हो जाएगा, तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल गेट द डिफ्लेक्शन एट A। तो ये हो जाएगा 0 to 2 e⁻⁻x ऊपर जाएगा, e⁻x हो जाएगा, और e⁻x को इंटीग्रेट करोगे तो वही आएगा। तो ये आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर, या 1.6 mm। द आंसर इज 1.6 mm।